महोदय, विश्व आज पर्यावरण के चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। अब वातावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने में हम कितने सक्षम सिद्ध होते हैं, यह हमारे वातावरण के प्रति दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। हमको एक ऐसे संसार की कल्पना करनी है जहाँ बिना क्षति, शोषण, रखरखाव और उत्पादन का निर्णय लिया जाता हो। हमें एक ऐसे विश्व की कल्पना करनी है जिसमें हमारा हर फैसला पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना उसकी सुरक्षा कर सके और नई चीज़ों को बनाने के लिए किसी प्राकृतिक चीज़ को बर्बाद न करना पड़े। आज संसार गरीब और अमीर के बीच में बंट गया है। उन लोगों के बीच में बंट गया है जिन्होंने अपने भौतिक सुख की खातिर संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन किया है तथा आज भी अंधे जीवन यापन की खातिर इनका गलत उपयोग कर रहे हैं तथा दूसरी ओर वह लोग जो विकास की परिधि के किनारे खड़े हैं और विकास के फल नहीं भोग पा रहे हैं। अमीर की तुलना में गरीब द्वारा वातावरण को की गई क्षति बहुत ही नगण्य होती है। संसार की 20% जनसंख्या दुनिया के 80% संसाधनों का उपभोग कर रही है तथा यह भी अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम के सर्वाधिक विकसित देशों में प्रति व्यक्ति 186 टन कार्बन पदार्थों का उत्पादन पिछले 4 दशकों से हो रहा है, जबकि इसी समयावधि में भारत में यह दर सिर्फ 4 टन प्रति व्यक्ति से भी कम रही है। एशिया एवं अफ्रीका में पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण का एक मुख्य कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर को बताया गया है, जो कि सत्य नहीं है। भारतीय अनुभवों से यह बात प्रकाश में आई है कि परिवार नियोजन के उपायों को विशाल स्तर पर चलाने की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा स्वास्थ्य तथा उच्च स्तरीय साक्षरता, दूसरे शब्दों में गरीबी का निवारण ही अधिक प्रभावकारी उपाय सिद्ध होता है। कुछ लोगों का कहना है कि रेगिस्तानीकरण तथा ओजोन परत के सिकुड़ने के लिए विकासशील देशों में आयन वृत्तीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ही जिम्मेदार है। भारत में वन सामुदायिक संस्थान हैं जहां इनका प्रबंधन कार्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में देखा जाना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर वनों की संरक्षण एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी को दूर किया जाए। विराम नेक्स्ट। महोदय, ग्रामीण समुदाय के लिए चारे एवं ईंधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ के अनुभव यह बताते हैं कि उपयुक्त दोनों को अलग करने का कोई भी प्रयास सिर्फ बनावटी साबित होगा तथा न तो इससे वास्तविक उन्नति ही होगी और न ही वनीकरण में वृद्धि। जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना होगा कि
पर्यावरण संरक्षण में ही उनका हित है। इस विचार को भली भांति मान्यता देनी चाहिए कि सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के द्वारा ही पर्यावरण सुरक्षा का आधार तैयार होता है। स्थिति को झकझोर देने वाली वास्तविकता यह है कि विकासशील देशों की अभावग्रस्त जनसंख्या अमीर लोगों की समृद्धि वृद्धि करती रही है। अगर टूटे हुए को फिर से जोड़ना है अर्थात पर्यावरण की रक्षा करनी है तो विकास की गुणवत्ता की पुनर्स्थापना के लिए इस ढंग से समझौता करना पड़ेगा कि जिससे पर्यावरण की अपूरणीय क्षति न हो तथा यह भी सुनिश्चित हो कि जनसंख्या को उचित जीवन स्तर मिलता रहे। आज एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रारंभ करने की आवश्यकता है जो एक पक्षीय या सहायतार्थ न हो कर आम हित की हो तथा जिसमें विश्वसनीयता तथा जिम्मेदारी हो। संबंधित प्रणाली विकास करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास का जो भी कार्य हो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि विकासशील देश अपने विकास हेतु नए एवं अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तकनीकी को वरीयता रियायती तथा अव्यापारिकता के आधार पर स्थानांतरित कर सकें। इस प्रणाली की बागडोर अच्छे जवाबदेह तथा प्रजातांत्रिक हाथ में होनी चाहिए। व्यापार को एक हथियार के रूप में न लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के प्रोत्साहन के रूप में लिया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा दोनों ही शहरी तथा ग्रामीण विशेष रूप से गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों के भरपूर योगदान पर निर्भर करती है। वह लोग इस त्रासदी के शिकार होते हैं जिसे कि उन्होंने पैदा नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रकोप, प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी का प्रभाव सबसे अधिक गरीबों पर ही होता है। भारत में गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं जो कि जनमानस को पर्यावरण के प्रति सचेत करने तथा पर्यावरण को होने वाली क्षति के खतरों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु नवीनीकरण, पर्यावरण सुधार एवं बंजर भूमि सुधार जैसी योजनाओं को चलाने तथा पर्यावरण को क्षति से सुरक्षित रखने में लगी हैं। फुल स्टॉप।